Good evening and welcome to the black hole. Can humans ever understand how animals think? मगर उससे पहले ये सवाल कि क्या जानवर भी सोचते हैं? अगर हाँ, तो उनका जो सोचने का अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है या आप कहिए कि जो उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो कैसे होती है? क्या वो इंसानों जैसी ही है या उनसे मुख्तलिफ है? और ये कि जदीद साइंस या दौरे हाज़र में जो फाइंडिंग्स रिसर्च में हमारे सामने आई हैं वो इस बारे में हमें क्या डायरेक्शन देती हैं सोचने के लिए। ये है आज का हमारा मौजू, एनिमल कॉग्निशन, परसेप्शन एंड रियलिटी। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर राशिद सलीम साहब। ये कहना उनके तारुफ के लिए नाकाफ़ी होगा कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्योंकि आपकी मौज़ूआत जिन पर आपकी गिरफ्त है वो बहुत वाइड हैं। दैट इंक्लूड्स फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड एट्सेट्रा। और हमें बहुत खुशी है कि हमें उनसे सीखने को मिलता है। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, प्लीज़ अपने सेल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें। और ऑन अ लाइटर नोट ये कि नो एनिमल इज़ हार्म्ड इन डिज़ाइनिंग टुडेज़ टॉपिक, बल्कि आप अगर मेरी पुश्त पे बोर्ड पे आर्ट वर्क देखें तो वो इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि हम एनिमल राइट्स के बहुत बड़े एडवोकेट हैं और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपसे भी यही तवक्को रखते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अब आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आज इस शाम यहाँ तशरीफ़ लाए, और जो ऑनलाइन बैठे हैं उनका भी शुक्रिया। मेरा नाम राशिद सलीम है और मैं एक मुख्तलिफ़ सवालात मुझे तंग करते रहते हैं और उनके जवाब ढूंढने के लिए मैं लोगों से पूछता रहता हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर मेरा शोबा नहीं है, लेकिन जैसे आप लोगों के ज़हन में सवालात आते रहते हैं तो मेरे ज़हन में ज़रा इतनी फ्रीक्वेंसी से आते रहते हैं कि मुझे उन पे पढ़ना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है। तो आज की इस डिस्कशन में भी ये इंटरेक्टिव मैं बनाने की कोशिश करूँगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनिमल कॉग्निशन क्या है, हमारी परसेप्शन क्या है और रियलिटी क्या है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि पहली एनिमल कॉग्निशन में एनिमल से हमारी क्या मुराद है। क्योंकि मैंने किसी से ये पूछा कि क्या एनिमल्स सोचते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम एनिमल्स हैं, हम सोचते हैं, इसमें कौन सा सवाल। तो यहाँ एक्चुअली हम नॉन ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये, और कॉग्निशन से क्या मुराद है ये मेरा ख्याल है मैं पहले आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि आपके जहन में क्या आता है कॉग्निशन के लफ्ज़ से। थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, मेंटल एक्टिविटीज़, रेसिप्रोकेटिंग, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, प्लानिंग। ठीक है, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं बहुत सारी। असल में ये सेट है। जो आप में से एजुकेशनिस्ट हैं आपको पता है वो आप ब्लूमफील्ड टेक्सोनोमी पढ़ाते हैं जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, रिमेंबर करना, रिकॉल करना, एनालाइज करना, अप्लाई करना, क्रिएट करना, ये मुख्तलिफ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ हैं। तो कॉग्निशन से मुराद सिंपल हम ये भी ले सकते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, सेंसेशन है। पहले बाहर से डाटा जो है वो एंटर होता है आँखों के ज़रिए, कानों के ज़रिए, नाक या और जो भी इनपुट हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके ज़रिए। उनको ऑर्गेनिज़म जो हैं वो परसीव करते हैं और फिर उनके बारे में मतलब साइकोलॉजी में आम तौर पर तीन इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। सेंसेशन कि जो डाटा रॉ डाटा एंटर होता है, फिर परसेप्शन है, और उसके बाद फिर आप उसको कॉग्निशन कह लें या अंडरस्टैंडिंग कह लें। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब मैं आगाज़ करना चाहूँगा परसेप्शन से, और उसके लिए मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन लाइव सर्वे डिज़ाइन किया है जिसमें सिंपल से कुछ सवालात हैं
और वो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको पढ़ के अपने जवाबात जो है वो दें। शो ऑफ हैंड की बजाय मैंने कहा कि ज़रा स्क्रीन पे सबके सामने आ जाएगा कि कितने % लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या परसेप्शन है एनिमल के बारे में। तो आपको स्विच ऑफ करने को गालिबन नहीं कहा नैयर ने, मेरा ख्याल है मोबाइल फ़ोन आपके ऑन ही होंगे। तो आज आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसमें शरीक हो सकते हैं, आप लोग भी और ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं वो भी। अब मुझे नहीं पता इस वक्त आपका यहाँ पे डाटा कनेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि बेसमेंट में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, वरना फिर यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड अगर मिल सकता है तो वो भी हो सकता है। पहले ज़रा प्रेजेंटेशन आप यहाँ स्क्रीन पे दिखा दें। इसको ज़रा बड़ा कर दें ज़रा, ये जो QR कोड है ना जी, इसको क्लिक करें बीच में सेंटर में। अच्छा ये छोटा हो गया, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से इसको स्कैन भी कर सकते हैं, वरना फिर ये एड्रेस है जिस पे आपने जवाबात देने, ये pollev.com/Salim Rashid, इस पे आप जाएंगे तो आप ये यहाँ पे सर्वे आपके पास आ जाएगा। मेरा ख्याल 5-6 सवाल हैं, सादा से सवाल हैं, और येस नो ही अभी आंसर्स हैं, क्योंकि डिस्कशन के दौरान मज़ीद तफसील आप बता सकते हैं कि ये अगर आपकी परसेप्शन है तो किस लिए है। तो आप इसको उससे स्कैन कर सकते हैं अपने कैमरे से, या फिर इस एड्रेस पे जा सकते हैं, ये जो ठीक है। एक सर्वे शुरू हो गया, इसका मतलब है कि कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। ये एक मैं ये चाह रहा था कि ये आपका डाटा जो है मेरे पास सेव भी रहे और इधर लाइव हम सब देख भी सकें, तो इसलिए थोड़ी सी शुरू में शायद आपको लग रही हो, हैसल लग रही हो, लेकिन ये बाद में हमारे काम आएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार आएंगे। 2 सर्वे यस नो क्वेश्चंस इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा देर ना लगे, तफसील हम बाद में देखेंगे। चलें, ये डाटा आता रहेगा, मुझ तक पहुंचता रहेगा, हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल का जवाब अभी तक तो 100% सब ने यही दिया है कि जी अब सब समझते हैं कि एनिमल कग्निशन होती है और वो भी सोचते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, डू एनिमल्स हैव इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये भी 100% आप सब की परसेप्शन यही है। अलबत्ता यहाँ पे थोड़ा सा शुड एनिमल्स बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, ये ज़िम्मेदारी उन पर डालते वक्त हम मेरा ख्याल है घबरा रहे हैं, तो ये देखते हैं। जी, डू दिस लैंग्वेज, अच्छा ये लाइव चूँकि रिज़ल्ट आ रहा है तो ये अपडेट होता रहेगा। 57% लोग समझते हैं कि हाँ बोलते हैं ज़ुबान। और आखिरी सवाल क्या है, डू एनिमल्स प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है, ये भी 57% अभी तक के उसके मुताबिक वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो ये सर्वे हम थोड़ी देर के बाद दोबारा इस पे आएंगे, अभी मेरा ख्याल है ये स्क्रीन को हम उठा देते हैं। आप इसमें जब डाटा भेजेंगे तो ये मेरे पास अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये हम इस पे दोबारा आ जाएंगे। इतनी शानदार जो बोर्ड पे ड्राइंग बनी है, मैं इसको ज़्यादा देर आपके और इसके दरमियान स्क्रीन को हाइल नहीं करना चाह रहा। तो बहरहाल एक रफ सा आइडिया हो गया।
हमारे पास मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जानवर सोचते हैं। अब सवाल ये है कि आपके जहन में कौन से जानवर थे जब आप सोचने की बात कर रहे थे? तो ज़्यादातर हमारा वास्ता पड़ता है कुत्तों से, बिल्लियों से, या पेट एनिमल्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, या फिर फार्म एनिमल्स जो होते हैं उनसे वास्ता पड़ता है। तो आप में से कोई हैं पेट ओनर्स भी हैं यहाँ? माशाल्लाह ढेर सारे हैं। तो आप यकीनन जब उनसे वो कोई भी एक्शन करते हैं तो आप एक इंटरप्रिटेशन अपने जहन में रखते हैं कि जी ये यकीनन सोचते हैं और ये इसने ये सोच के किया होगा या वो सोच के किया होगा। लेकिन जो दूसरा है हिस्सा वो है रियलिटी वाला। अब क्या जिस तरह हम सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं क्या वाकई ऐसा है, या ये हमारे अपने जहन की इख्तरा है? ये सवाल, इस सवाल का जवाब जानना कोई इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें ज़ाहिर है साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इनको ज़रा माइक ला दीजिएगा जी। आप लोगों का अगर कोई सवाल कमेंट हुआ तो आप माइक ले लीजिएगा जी। मेरा यहीं पे और यहाँ पे इस वजह से पूछना चाह रहा हूँ ताकि आगे मतलब मुझे क्लियर हो जाए। मतलब एनिमल वही आपने बात की, तो उसमें आपसे क्या मुराद है? इंसेक्ट्स एनिमल हैं यानी, या फिर हम आगे जाएँ तो वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिर उसमें मैमल्स हैं, प्राइमेट्स हैं? जी जी जी। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। सब एनिमल्स हैं। इंसेक्ट्स को भी आप कह रहे हैं? प्लांट्स एनिमल्स जो हमारा बड़ा क्या उसको आप किंगडम बोलते हैं, ठीक है, तो एनिमल किंगडम मुराद है। तो आप इंसेक्ट्स को भी ले रहे हैं इसमें? जी, उसमें इंसेक्ट्स शामिल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जी वो भी शामिल है। वो अलग किंगडम है, बैक्टीरिया का अलग। हाँ वो किंगडम चले, लेकिन एनिमल किंगडम, हाँ एनिमल किंगडम है। बहरहाल ये ऑक्टोपस ज़रूर है, ये जो आप इधर ड्रॉ किया हुआ हमने, ठीक है। लेकिन उस पे भी सवाल किया जा सकता है। हम बहरहाल महदूद करेंगे अपने आप को सिर्फ जो हमारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा आसान है। एनिमल किंगडम में जो कोई आते हैं एनिमल्स, सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, तो अब रियलिटी क्या है, ये ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल सवाल है। हम अपने बारे में भी जो जवाब हमने सोच रखे हैं उनके बारे में भी हम ज़रा डामाडोल होते हैं कि पता नहीं हकीकतन ऐसा है या नहीं है। मसलन कुछ लोगों से मैं डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम खुद भी सोचते हो कि नहीं, मतलब क्या फ्री इंडिपेंडेंट कोई फ्री विल है, कोई खुद डिसीजन करते हो, तुम फ्यूचर की प्लानिंग करते हो? मतलब हम में से कितने इंसान हैं जो सोच समझ के काम करते हैं? आप दिन में जो 100 काम करते हैं उनमें से कितने काम हैं जो आप वाकई कोई सोच समझ के प्लानिंग के साथ कर रहे होते हैं, और कितने हैं जो महज ऑटोमेटिक बस आप ऐसे ही कर रहे होते हैं? आपको भूख लगी तो आपने खाना खा लिया, उसमें कोग्निटिव क्या आपका कोई फंक्शन उसमें इन्वॉल्व है, या बस वो एक ऑटोमेटिक सा सिस्टम है जिसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट के साथ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट कर रहा है? और शायद यही वजह थी कि एक कार्टेशियन रेने डेकार्ट ने ये कहा था कि एनिमल्स जो हैं वो नहीं सोचते, वो ऑटोमेटॉन हैं, बस वो ऑटोमेटिकली वो जैसे मशीन्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह। और आई थिंक देयर फॉर आई एम, तो अपने आप को उसने कहा कि जी हम चूँकि सोचते हैं इसलिए हम हैं। इसी तरह हिवाने नातिक कहा गया इंसान को, और नातिक के दोनों मतलब हैं, एक तो रैशनल एनिमल, नुत्क यानी रीज़न के साथ भी उसका ताल्लुक़ है, और नुत्क से मुराद शायद बोलने वाला जानवर भी है जो ज़ुबान बोलता है। तो इस मामले में ये समझा जाता था कि ये तख़सीस सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के पास है, और कोई जानवर ना सोचता है ना वो कोई ज़ुबान बोलता है। लेकिन यहाँ पे परसेप्शन मैंने देखा अब चेंज हो रही है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ तो 100% था अभी तक का जो डाटा था उसके मुताबिक, जितने लोगों ने जवाब दिए उसका यही था जवाब के एनिमल्स भी सोचते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा मैं वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। एक क्लेवर हैंस
एक जर्मन घोड़ा था और उसका ओनर जो है वो उससे मैथ्स के सवाल हल करवाया करता था पब्लिक में। तो वो उसको बाज़-औक़ात मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, अरिथमेटिक्स के सवाल उसको दिया करता था और जवाब में घोड़ा जो है वो अपने सुम से, टांग से उतनी दफ़ा टैप करके ज़मीन पे जवाब देता था और वो हैरान कुन हद तक ये बात थी कि वो दुरुस्त जवाब देता था। तो आजकल के दौर की बात तो नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन बहरहाल वो घोड़ा वायरल हो गया और दूर दूर से लोग आके उसकी परफॉर्मेंस देखा करते थे। और फिर एक साइंसदान आया और उसने कहा कि यार नहीं, ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो उसने ये देखा कि कहीं कोई और विजुअल क्लूज से तो नहीं पता चल रहा। तो उसने क्या किया, सवाल पूछने वाले से और घोड़े के दरमियान एक पर्दा रख दिया ताकि वो उसको देख ना सके और अब घोड़ा नहीं बता सका जवाब। चुनाचे वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये विजुअल क्लूज जो पूछ रहा है, सवाल पूछने वाला जो है, वो जब सर हिलाता है, उसने एक ख़ास किस्म की वो काउबॉय की तरह की शायद हैट, एक मोटा सा रिम था, वो वाली हैट पहनी होती थी और जब वो नीचे देखता और ऊपर देखता तो वो रिम बहुत हाईलाइटेड सी होती। तो घोड़ा अपने मालिक के हरकत व सकनात को देख के तो वो बता देता, उसके बॉडी लैंग्वेज को वो रीड करता था और बता देता था कि पता चल जाता था ये दुरुस्त जवाब है या सही जवाब है। हम में से जो असातिज़ा बैठे हैं, स्कूलों के असातिज़ा अक्सर ये करते हैं, जब कोई छापामार टीम आती है बाहर से तो हम बच्चों को पीछे खड़े होके अपने बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि हाँ हाँ ये जो तुम बता रहे हो ये जवाब सही है या गलत है वगैरह वगैरह। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि वो घोड़ा इंटेलिजेंट नहीं था? मैथमेटिक्स के सवाल तो वो हल नहीं कर सकता था, जबकि हमारी परसेप्शन शुरू में ये थी कि वो जीनियस है, मैथमेटिकल जीनियस है, अरिथमेटिक्स के सवाल हल करता है। नहीं, इससे हम सिर्फ ये सीखते हैं कि वो मैथमेटिकल जीनियस नहीं है, लेकिन बहरहाल वो इंटेलिजेंट है। हम में से कितने लोग हैं जो बॉडी लैंग्वेज को इस हद तक समझते हैं? ठीक है, शायद अनकॉन्शियसली हम समझ रहे होते हैं उसको, कॉन्शियसली हम उस पर गौर नहीं कर रहे होते। तो हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल जेस्चर्स के थ्रू हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट तो है, ठीक है, मैथमेटिक्स में ना सही, लैंग्वेज में सही, बॉडी लैंग्वेज में सही, लेकिन इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इतना आसान नहीं है। इसी तरह और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या टेस्ट जो है वो किए जाते, जिस पे फौरी तौर पे एक इंटरप्रिटेशन दे दी जाती है। अभी भी आप लोग, मेरा ख्याल है, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें हैरान कुन हद तक एक एनिमल परफॉर्म कर रहा होता है और आप फ़ौरन इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, क्या ये हो सकता है। पिछले दिनों मैं देख रहा था, एक चाइनीज़ कोई लड़का है, वो अपने कुत्ते को कप, उल्टे कप के नीचे बॉल को जो है, वो बॉल नहीं बल्कि डाइस है, डाइस पे डिफरेंट जो है फेसेस 1 2 3 4 5 6 वो रख के तो वो उनको शफल करता है और फिर उसके बाद बाहर भी उसने डाइस उसी तरह रखे होते हैं और उसी तरतीब से कुत्ता जो है वो पॉइंट करता है और वो उठा के डाइस उसके साथ रख देता है। और मैं खुद काफ़ी, अभी तक मैं इस मखमसे में हूँ कि क्या वाकई, क्योंकि वो कुत्ता देखता भी नहीं है उसकी तरफ। अजीब सी बात है वो। अब सारी वीडियोस हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइटेड हैं, लेकिन आपने शायद देखी हो, ख़ास तौर पे पेट ओनर्स हैं उन्होंने यकीनन देखी होगी। तो और एंड पे वो सेलिब्रेट भी करता है डॉग अपने पाँव को इस तरह करके, और जिस तरह के एक चाइनीज़ का अंदाज़ है, और वो दोनों ओनर और वो दोनों आपस में मिलते भी हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये वो चीज़ें तो चलें समझ में आई, लेकिन डाइस क्या वो वाकई
उसको देखे बगैर ही, और इतनी तेज़ी से शफल करता है कि कम से कम इंसान के लिए तो मुश्किल हो जाता है कि वो उसको फॉलो कर सके। उसको फॉलो करने के लिए आपको क्विक रिफ्लेक्सेस नहीं सिर्फ चाहिए, बल्कि आपको मेमोरी भी चाहिए, ठीक है। और फिर उसी तरतीब से आप उनको मैच कर रहे हैं, तो ढेर सारी उसमें कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो शामिल हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन है। लेकिन इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस और स्पेशली मूवीज़ में तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स उनकी दिखाई गई होती हैं, तो उसको देख के तो लगता है कि शायद ये कुत्ते ख़ास तौर पर ये हमसे भी ज़्यादा शायद ज़हीन है, क्योंकि वो जिस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो कर रहे होते हैं, फीट्स वो दिखा रहे होते हैं। एक वीडियो क्लिप है छोटा सा वो कुत्ते वाला, वो ज़रा काइंडली अगर दिखा दें ताकि बिल्कुल हवाई बातें ना हों। आपके पास भी यकीनन ऐसी स्टोरीज़ होंगी, अगर कोई डॉग ओनर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये भी फेसबुक पे काफ़ी वायरल हुई, पुरानी है वीडियो, लेकिन आप में से अक्सर ने शायद देख रखी हो। तो ये एक छोटी सी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। वो नीचे लिखा हुआ था विद IQ ऑफ 150, वो तो वैसे ही उसको ज़रा एग्जैजरेट करके बताया, लेकिन स्पेशली जो डॉग्स हैं, जो कुछ ब्रीड्स हैं, उनमें से कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए हम उनको आर्मी में भी और पुलिस में भी भर्ती करते हैं, उनकी सूंघने की हिस्सा हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन यहाँ ये जो छोटा सा आपने इवेंट देखा, जिसमें वो बच्चे को पहले तो वापस खींच रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ मेमोरी की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो पोटेंशियल थ्रेट है, जो फ्यूचर में एक वाक़या हो सकता है। हम कहते हैं ना कि जानवर जो हैं वो हियर एंड नाउ में रहते हैं, इसी वक्त में, लम्हा मौजूद में रहते हैं। तो अगर उसको थ्रेट महसूस हो रहा है कि ये बच्चा कहीं गिर ना जाए और उसको वो खींच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर का कुछ थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट तो उसके जहन में होगा कि नहीं, ठीक है। फिर वो जिस तरह टूल का इस्तेमाल कर रहा है, हम कहते हैं कि जी इंसान जो है वो टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाकायदा ब्रूम को लेके उससे निकालता है। आपके ख्याल में ये उसको ट्रेन किया गया होगा या उसने लर्न किया है, और उसके पीछे कितनी अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे मौजूद है? क्या रियली वो थ्रेट उस डॉग को पता है, या उसको बार बार ट्रेन किया गया? ट्रेन करने के लिए आपको पता है बाकायदा पनिशमेंट और रिवार्ड सिस्टम है। तो कॉग्निशन को जांचने के लिए एक तो हमारी रॉ परसेप्शन है, जैसे जिस पे हमने बात शुरू की, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अगर यही अमल कोई इंसान कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि यार ये इंटेलिजेंट था, इसने बच्चे को गिरने से बचाया और ख़ुद टूल का इस्तेमाल करके। तो लेकिन हम इंसानों से तो कंफर्म भी कर सकते हैं ना, उससे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई तुमने ऐसा क्यों किया। इनसे हम कंफर्म नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है
जिसमें कुत्ते ने ये जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि जहानत दिखाई, उसके पीछे क्या हो सकता है? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, इसमें ये मेरा ये ख्याल है कि उसकी, क्योंकि इंटेलिजेंट एक रेस है डॉग की, रेसेस में भी फ़र्क होता है ना सर, जी जी तो ये असल में उसकी ऑब्ज़र्वेशन है। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहता है कि ये चीज़ जो है मतलब ये ख़तरे वाली चीज़ है या इससे बचना मतलब ज़रूरी है। और टूल का इस्तेमाल भी वो आम तौर पे इंसानों के वो देखते रहते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसानों में रह के ये जानवर जो है ना, अब इनका एटीट्यूड भी मुख्तलिफ होता जा रहा है, डिफरेंट होता जा रहा है। अब तो बल्कि ये देखा जा रहा है कि पहले कुत्ते चेज़ किया करते थे बिल्लियों को, अब वो भी उन्होंने भी चेज़ करना तकरीबन ख़त्म कर दिए। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल है इंसानों में रह के वो इस तरह परसीव करते हैं। ठीक है जी। तकरीबन 15 से 30 हज़ार साल हो गए हैं डॉग्स को डोमेस्टिकेट हुए, और दिलचस्प बात यह है कि ये वुल्फ की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि चीर फाड़ खाएं। और शुरू में अगर आप इवोल्यूशनरी हवालों से देखें तो भेड़िए और इंसान दोनों के दरमियान बड़ा शदीद किस्म का मुकाबला था, सर्वाइवल की जंग थी, क्योंकि जो हंटर्स होते थे ज़ाहिर है बहुत अच्छी हंटिंग करते हैं वुल्फ्स, तो उनके साथ बड़ा शदीद किस्म का इनका कंपटीशन था इंसान के साथ। अब हम उसको द मोस्ट लॉयल, मोस्ट फ्रेंडली एनिमल कह रहे होते हैं, कुत्ते को है भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हंटिंग वाली थी वो काफ़ी हद तक, अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई तो वो काफ़ी हद तक टोन डाउन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा उसका बिहेवियर है, क्या ये वाकई ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे है? एक तो ये ऑब्जर्वेशन है या आपके ख्याल में ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा? ये आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो एक छोटा सा वाकई बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बिल्ली एक पाली हुई थी। सर्दियों का मौसम था और हीटर चल रहा था। जिस तरह से हीटर की लोड शेडिंग होती है, हुई, मैं तो सो चुका था और लोड शेडिंग हुई, और तो अचानक जो है वो बिल्ली गैस वापस आई और वो कमरे में भरने लगी, तो एकदम बिल्ली जो है ना मेरे ऊपर चढ़ गई थी। और मुझे ये मतलब उसने जगाया इस तरह से कि मुझे समझ नहीं आया कि इसका रिस्पॉन्स ये ऐसा क्यों था। फिर मैं उठाऊँ तो मुझे महसूस हुआ कि गैस कमरे के अंदर थी, और फिर मैंने हीटर को बंद किया। ये किसका जी रिस्पॉन्स मुझे ऐसा। हाँ, और जाहिर है बिल्लियों की जो है वो हिस्स सूंघने की हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो ये ऐन मुमकिन है कि उसको जब जो इन्होंने बात की है उसको तो इस तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि बिल्ली ने ये लर्न किया हुआ है कि कोई भी ख़तरा हो तो मालिक को जगाना है, सिर्फ गैस का नहीं। जी। तो बहरहाल जो कुत्ते वाला है यहाँ पे, इसमें यह है कि क्या उसने ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि इस तरह का वाक़या पहले कभी हुआ हो और इस बच्चे के वालिद ने यही काम किया हो, बच्चे को पहले वापस खींचा हो और फिर वो ब्रूम से उसने बॉल को निकाल के उसको पकड़ाया और इसने भी ये बस ऑब्ज़र्व कर रहा हो और इसने उससे सीख लिया हो। तो क्या ये पैसिव ऑब्जर्वेशन से उसने ये सीख लिया है या इसको बाकायदा डॉग को ट्रेन किया गया? अब मसला ये होता है कि इस तरह की वीडियोस ऑनलाइन पड़ी होती हैं, हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या है, और कुछ लोग तो बाकायदा ट्रिक्स भी होते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। अभी शहरयार मुझे बता रहे थे कि इसके बारे में लोगों ने फिर ये मशहूर किया कि इसका बच्चे का वालिद जो है वो मर गया था, तो इस कुत्ते ने उस वालिद की, लोग ये कहते हैं कि उस वालिद की रूह इसमें हलूल कर गई और अब जो है वो उसका इनको बच्चे को बचाने वाला जो काम है वो कर रहा है। मतलब किस हद तक हम इंटरप्रिटेशन किस तरह करें? बिहेवियर तो एक समझ में नज़र आ रहा है ना सबको, लेकिन कग्निशन क्या है? कग्निशन बिहेवियर का नाम तो नहीं है, वो तो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, वो माइंड है, ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो वो अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है, हमें क्या पता है क्या है?
और क्या साइंटिफिकली हम उस तक पहुंच भी सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? जी शहरयार कुछ कहना चाहेंगे? सर तो इसका तरीका तो यही होगा ना कि नॉवल स्टिमुलस दिया जाए एनिमल को, एक ऐसा पज़ल दिया जाए जो उसने पहले कभी नहीं देखा, तो उससे डिटरमिन होगा कि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। इस तरह क्रोज़ में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो न्यू कैलेडोनियन क्रोज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट तरीन स्पीशीज़ है बर्ड्स की, और वैसे भी उनका आईक्यू तकरीबन चिंपैंजीज़ जितना है और हैं वो कौवे। तो उनको वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के उनको उन्होंने मेज़ेज़ और ट्रैप्स वगैरह उनको बनाकर उनके सामने वो रखते हैं, जो कि बिल्कुल ही नए हैं, जो इंसानों ने खुद अभी अभी बनाए हैं। तो क्रोज़ को कैसे पता होगा इसको किस तरह सॉल्व करना है? तो आफ्टर अ फ्यू ट्राइज जो स्मार्टेस्ट क्रोज़ होते हैं वो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने बस बादाम तक पहुँचना होता है, अपने नट तक पहुँचना होता है, किस तरह पानी डालना है और किस तरह लेवल चेंज करना है। तो उससे ये टेस्ट है डिटरमिन करने का कि इसके अंदर वाकई इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, एज अपोज टू जस्ट रेपिटेशन। जी ठीक है। नॉवल स्टिमुलर डॉग्स को भी ये दे सकते हैं, बिल्लियों को भी दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा साइंटिफिक तरीका है कि अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि अंडरलाइंग मैकेनिज्म अगर ये है, तो फिर उन्हें दूसरे भी प्रॉब्लम्स, इससे सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के काबिल होना चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ये तो खैर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके फिर ही बताया जा सकता है। तो इसीलिए जो बिहेवियरिस्ट थे वो ये कहते थे कि ये आपकी इंटरप्रिटेशंस, ये दे डोंट मैटर, आप क्या समझ रहे हैं कि जी ये उसने क्या किया होगा क्या नहीं। यानी आपकी इंट्रोस्पेक्शन, आप तो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना अपने बिहेवियर से कि अगर इंसान इस तरह बिहेव करता है तो उसके पीछे चूँकि ये थिंकिंग होती है, तो डॉग ने भी वही बिहेव किया तो उसके पीछे भी वैसे ही होगी। तो इसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि ह्यूमन लाइक फॉर्म। तो ह्यूमन लाइक फॉर्म, अब वो ह्यूमंस तो नहीं है, तो हम उनको ह्यूमन लाइक ट्रेट्स दे रहे होते हैं, हमने उनके नाम इंसानों वाले रखे होते हैं, ठीक है। वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के तौर पे उन्हें, जानवरों को जो पेट्स होते हैं उनको हमने इंसानों वाले नाम दे रखे होते हैं। और इसी तरह हम तवक्को भी यही कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल फादर लाइक फिगर हो और वो प्रोटेक्शन उसी तरह दे रहा हो। जो आपने बात की, कुछ क्रोज़ तो ऐसे हैं कि जो नट क्रैकर्स हैं ख़ास तौर पे, वो हमारे साथ रह रहे कि वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनकी वीडियोस आपने यकीनन देखी होंगी। रोड पे वो ऊपर से वॉलनट फेंकने, गाड़ियों ऊपर से गुजरती हैं, जब वो टूट जाते हैं तो जाके उसमें से नट्स ला के तो वो खाते हैं। यानी उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है उसको तोड़ने का। खुद से तो वो नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक ख़ास हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं, अगर ना टूटे तो ऊपर से गाड़ियाँ फिर रोड्स पे जाके फेंकते हैं। और ये शायद आपने भी देखा हो। अब उसके पीछे तो डायरेक्ट हमें रिवार्ड नज़र आ रहा है। इसमें मसला ये है कि इसमें तो डायरेक्ट कोई रिवार्ड नहीं उसको मिला, तो ये उसने काम कुत्ते ने क्यों किया? इसका मतलब या तो ये है कि माजी में उसको इस अमल पे रिवार्ड मिला करता था, तो एसोसिएटिव लर्निंग, जिसको पेवलोव्स थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, आप सब यकीनन उसको जानते होंगे कि कुत्तों को जब खाना दिया जाता है तो उनके मुंह में सलाइवा जैसे वो आता है। तो शुरू में ये होता था कि वो खाना देने से पहले उसके साथ बेल बजाई जाती थी, और फिर बाद में खाना ना भी दिया गया तो सिर्फ बेल बजाई गई और कुत्तों के मुंह में फिर भी सलाइवा आ रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे फूड। इसका मतलब है कि वो उन्होंने एसोसिएट कर लिया उस बेल की आवाज़ को उस रिवार्ड के साथ, खाने के साथ। तो ये पेवलोव की एक लर्निंग थ्योरी थी। इसी तरह B.F. स्किनर बिहेवियरिस्ट था, उसने कहा कि ये चीज़ें छोड़ दें कि आपकी परसेप्शन क्या है, ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को ख़त्म कर दें और लेबॉरेटरी में जो प्रॉपर टेस्ट हैं वो करें। तो वो क्या करते थे, वो माइस को बाकायदा लैब्स में छोटे छोटे पिंजरों में जानवरों को बंद करके उनके बिहेवियर को वो इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के कि वो बार को चूहे प्रेस करते हैं या नहीं करते, तो उससे जानने की वो कोशिश करते थे। तो इसमें मसला ये है कि हमारी जो इंट्यूशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम समझते हैं कि
हर बिहेवियर जो है वो महज ट्रेनिंग के ज़रिए और रिवार्ड और पनिशमेंट के ज़रिए ही नहीं सीखा जाता। कुछ काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ उससे डायरेक्ट रिवार्ड और पनिशमेंट से तो नहीं होता, लेकिन जानवर वो फिर भी कर रहे होते हैं। जैसे आपने बिल्ली वाला बताया, उसका तो फौरी तौर पे कोई रिवार्ड और पनिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो अपनी जान बचा सकती थी, बाहर चली जाती। ठीक है। इसी तरह एक और है, लैब में बाकायदा टेस्ट किया गया, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया गया और उसकी कुंडी जो है वो जाली के साथ ही लगी हुई थी, तो बिल्ली उसको खोल के बाहर आ गई। तो नतीजा ये अखज़ किया उन्होंने कि यार ये तो बड़ी ज़हीन है, ये तो बाहर खुराक भी पड़ी थी, बाहर आके उसने खुराक खाई है। तो लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जब रिपीट किया गया और कंडीशंस चेंज की गई, जैसे आपने कहा कि वो हैंड्स वाला भी, जो क्लेवर हैंड्स भी था ना, जो घोड़ा था जर्मन घोड़ा, उसके साथ भी तो यही किया ना कि बीच में पर्दा रख के तो देखा गया। तो ये देखा गया कि जब बिल्ली का ओनर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो बिल्ली अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकी। तो फिर आप सोचा, और जो मोस्ट प्लॉजिबल इंटरप्रिटेशन उनके जहन में आई वो ये थी कि ओनर को देख के बिल्ली एक्चुअली ग्रीट करती है, और ग्रीट करने का तरीका उसका ये होता है कि वो अपनी बॉडी को रब करती है, और वो जब जाली के साथ रब करती है, ऑब्जेक्ट के साथ रब करती है, तो लैच ऑटोमेटिकली, कहीं वो पहली दफ़ा कम अज़ कम वो ऑटोमेटिकली खुल गई, और फिर उसके बाद उसको पता चल गया तो शायद उसने वो खोल ली। तो अब ये थोड़ा सा कंडीशंस चेंज, यानी आपका टेस्टिंग मेथड चेंज करने से, आपने एक हाइपोथेसिस ठीक है आपने बना लिया, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए आप उसको कंडीशंस को चेंज करके फिर देखेंगे क्या फिर भी वही रिज़ल्ट आता है। तो अगर तो वो कंसिस्टेंट है और आप आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक चीज़ को एक्सक्लूड कर दें, हर इंटरप्रिटेशन को, तो फिर जो मोस्ट प्लॉजिबल है उसको तब तक दुरुस्त आ सकता है जब तक कोई आगे गलत साबित नहीं करता। और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हाइजनबर्ग की वो जो कोटेशन है वो है तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, कि हमारा जो टेस्टिंग मेथड है वो असरअंदाज होता है रिज़ल्ट पे। ठीक है, हम रियलिटी को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारा जो टेस्टिंग मेथड है उससे रिज़ल्ट हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में वो चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, एनिमल्स को भी। तो हमें टेस्टिंग मेथड जो है वो अप्लाई करना बहुत, उसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। फ़ौरन हम जंप करके अपनी परसेप्शन को ही रियलिटी मान लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जो डॉग ओनर्स यहाँ पे बैठे हैं, बाय द वे एक वेबसाइट है dognition.com, डॉग और कग्निशन को मिला के डॉगनिशन। तो dognition.com पे कुछ गेम्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिस पे आप अपने डॉग को जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ आप उसकी ब्रीड के बारे में, उसकी एज कितनी है, उसका वज़न कितना है वगैरह वगैरह, ये आप डाल के, तो वो वैसे तो फ्री नहीं है, लेकिन अगर आप dognition.com/MOOC MOOC वो डालें, वो एक मूक है, वो मूक वालों ने फ्री एक्सेस ली हुई है कुछ गेम्स की, तो कुछ गेम्स आप अपने डॉग के साथ प्ले कर सकते हैं। तो वो काफ़ी वो चूँकि टेस्टेड गेम्स हैं और बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने और जो बल्कि डॉग कग्निशन के जो माहिर हैं उन्होंने वो डिज़ाइन की हुई हैं, तो उससे आप अपनी इंटरप्रिटेशन को चेक कर सकते हैं कि आपके डॉग ने जिस तरह बिहेव किया कि आपकी इंटरप्रिटेशन साइंटिफिकली भी वैलिड है, किस हद तक वैलिड है। आप वो बाकायदा डिज़ाइंड टूल्स हैं, जैसे साइकोलॉजी में भी किसी के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट होता है ना, तो वो बाकायदा डिज़ाइन टूल है। अगर हम खुद डिज़ाइन करेंगे तो वो बाज़ औक़ात हम, बल्कि बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात कोई ना कोई चीज़ हमसे स्किप हो जाती है, तो हम नहीं कर सकते। इसी तरह और भी हैं, लेकिन जो डॉग लवर्स बैठे हैं यहाँ पे,
वो कम से कम dognition.com अगर पहले से नहीं पता तो उसको चेक कर सकते हैं। और वहाँ मैं वापस आता हूँ सवाल की तरफ कि क्या उसके पीछे ट्रेनिंग शामिल थी। तो बिहेवियरिस्ट का ये कहना है कि ये महज ऑब्जर्वेशन से मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिवार्ड और पनिशमेंट शामिल नहीं है, और इसलिए ये उसका अमल जो है वो रीइंफोर्स नहीं होगा। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उस वक्त होगी जब आप उसको एक एक्शन पे या सज़ा देंगे या जज़ा देंगे, तो वो उस सज़ा या जज़ा को उसके साथ एसोसिएट कर लेगा। अब उसको नहीं पता कि ये बच्चा गिर जाएगा या नहीं गिरेगा, लेकिन जब बच्चे को उसने वापस ऐसी सूरत में नहीं खींचा, उसको सज़ा मिली, तो उसको नहीं पता कि ये वाकई थ्रेट था, बच्चे ने गिर जाना है या वो ये मुमकिन है कि सिर्फ वो उसको माजी में इस बात पे ऐसा ना करने पे सज़ा दी गई हो या ऐसा करने पे उसको रिवार्ड बार बार दिया गया हो और इतनी मर्तबा दिया गया हो कि अब उसने वो लर्न कर लिया, ये उसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई है और अब वो उसी तरह अमल करेगा। तो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि वो सारी जो हम सोच रहे थे कि उसको अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चा इस वक्त ख़तरे में है और उसको वापस वो करना ज़रूरी है या नहीं। लेकिन आपने जो वाक़या बताया बिल्ली वाला, उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है और ज़ाहिर है आपने उसको ट्रेन नहीं किया, ठीक है, वो प्योरली उसकी ऑब्जर्वेशन है। एक तो हमें ये देखना है। दूसरा ये कि हम फौरी तौर पर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो कंपैरेटिव साइकोलॉजी इसका नाम भी रखा गया। तो हम समझते हैं कि वो तब इंटेलिजेंट हैं अगर वो इंसानों की तरह बिहेव करेंगे। तो ये तो ज़्यादती है ना, मतलब फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना। फिर हम क्यों चाहते हैं कि वो इंसानों की तरह का इंटेलिजेंस वो शो करें? वो कुछ और काम कर सकते हैं और बहुत इंटेलिजेंटली कर सकते हैं। मतलब जब आप हड्डी को फेंकते हैं और या आप हड्डी को ना भी फेंकें, बॉल को फेंकें, तो डॉग्स दे लव इट, वो जाके उसको पकड़ के वापस लेके आएंगे। और ये गेम तो सारे मेरा ख्याल है डॉग ओनर्स को पता है, सबसे ज़्यादा उनकी पसंदीदा गेम ही है। जैसे हमारी क्रिकेट है, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, उसी तरह। लेकिन यही गेम अगर आप कभी खरगोश पाले हैं किसी ने, तो खरगोश के साथ खेलने की कोशिश करें। खरगोश का भी दिमाग का साइज़ तो वही है और वो भी बड़े इंटेलिजेंट हैं। आप फेंकते रहें बॉल, वो नहीं पकड़ के लाएगा। बिल्ली ले आएगी, डॉग ले आएगा। क्यों? आपके ख्याल में क्या वजह है? है ना एज कम्पेयर टू कैट्स एंड डॉग्स। जी जी। और शायद स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हों कि जो सोशल इंटेलिजेंस है वो रैबिट्स के अंदर इतनी नहीं है जितनी डॉग्स और ख़ासकर डॉग्स के अंदर है। ये भी हो सकता है। और एक मतलब ये है कि मतलब डिफरेंस इन डिग्री भी है, डिफरेंस इन काइंड भी है, दोनों ही है। ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं, जो इन्होंने डिफरेंस इन डिग्री और डिफरेंस इन काइंड बताया, जो इवोल्यूशनरी डार्विन ने ये कहा था कि बाकी जानवरों और इंसान में जो डिफरेंस है वो दैट इज़ डिफरेंस ऑफ अ डिग्री नॉट ऑफ अ काइंड। ठीक है, यानी इंटेलिजेंस वो भी हैं, वो सिर्फ डिग्री का फ़र्क है, काइंड का फ़र्क नहीं है। लेकिन ये डार्विन के बाद मैं बिहेवियरिज्म की बात जो कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये इस तरह आप इस नतीजे पे नहीं पहुँच सकते, इसके लिए बाकायदा और रिवार्ड और पनिशमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये एक वाहिद तरीका, और ये तरीका क्या है? ये यूनिफॉर्म है। यानी यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि ये हर एनिमल पे अप्लाई होता है। हालांकि हमारी ऑब्जर्वेशन ये मैं बताती है कि अगर खरगोश अगर वो चीज़ नहीं ला सका तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम इंटेलिजेंट है। हम इस नतीजे पे इसलिए पहुंचते हैं वो कम इंटेलिजेंट है क्योंकि हम ये समझते हैं कि उसकी एक तो शायद ये कि वो ये काम नहीं कर सका, ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो कम इंटेलिजेंट है। भाई ये उसकी इंस्टिंक्ट ही नहीं है। वो दोनों हंटिंग वाले हैं एनिमल, डॉग भी और कैट भी। ये उनकी स्किल है सर्वाइवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, को जाके चीज़ों को पकड़ें और वो उनको खाएं। तो दे सी लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन इट। वो सिर्फ गेम नहीं है, वो गेम आप भी गेम खेलते हैं लेकिन
कुछ गेम्स जो आपके बाद में काम आती हैं, जैसे आप कह रहे थे कि चेस तो ऐसी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आपके बाकायदा आपको आपके काम आती हैं। तो हम पेरेंट्स के तौर पे इंकरेज करते हैं बच्चों को, खुद भी वो गेम्स खेलते हैं जो बाद में आपके मसल जिससे मजबूत हो रहे हैं, आप में स्टेमिना बढ़ रहा है आपका, और वो सर्वाइवल के लिए आपके काम आती हैं चीज़ें। तो इसका मतलब है कि हमें बिहेवियरिस्ट की एक वो थ्योरी पे जो तमाम एनिमल्स पे इक्वली अप्लाई कर रहा है, उसकी बजाय हमें ये देखना चाहिए कि उनकी इंस्टिंक्ट क्या है और उनका सर्वाइवल का दारोमदार किस चीज़ पर है। फिर आप और फिर इसी तरह उनकी कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट हैं। जो डाटा वो इनपुट डाटा आ रहा है वो सबका बराबर तो नहीं है। क्या रियलिटी को या आउटवर्ड को सारे उसी तरह परसीव करते हैं? क्या कुत्ते और बिल्लियों को इसी तरह ये दीवार नज़र आती है इतने रंगों वाली जो हमें नज़र आती है? नहीं, ठीक है। उनमें से जैसे सूंघने की हिस्स उनकी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी सुनने की हिस्स हमसे ज़्यादा है। हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो उससे नीचे की आवाज़ें भी सुन सकते हैं, वो उससे ऊपर की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। इसीलिए कुछ जानवरों को जब ज़लज़ला आता है तो वो साइज़मिक वेव्स की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे जाती हैं, हमें नहीं सुनाई देती। हम जीरोफोन्स लगाते हैं और वो फिर एक्ट कर रहे हैं। तो क्या वो डाटा प्रोसेसिंग से पहले डाटा जो उन्हें मिल रहा है वो भी तो सेम नहीं है। तो पहले लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे देंगे आप मुवाजना करने के लिए? इसीलिए आजकल के दौर में कंपैरेटिव साइकोलॉजी को लोग इस्तेमाल नहीं करते लफ्ज़ को, वो कहते हैं ये वैसे ही गलत है। इवन एनिमल कॉग्निशन मैंने लिखा है, वो इसको भी पसंद नहीं करते कुछ लोग। वो कहते हैं ये एनिमल से क्या मुराद है, इंसान भी एनिमल्स हैं। तो वो फिर कुछ ने कहा कि नॉन ह्यूमन कॉग्निशन, उसको भी लोग कुछ पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि नॉन ह्यूमन से क्या मुराद है, वो तो नॉन रैबिट भी है, नॉन लायन भी है, तो क्या आप सारा कुछ बताएंगे? वहाँ पे भी तो हम अपनी ज़ात को मरकज़ समझते हुए हम उनकी कैपेबिलिटीज़ को जज करते हैं और फिर फैसला सुना देते हैं कि जी वो तो इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितने इंसान। जी जी, ये सवाल नहीं आप इसमें बताएं, पूछे ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अपनी ज़ात को हटाए बगैर पॉसिबल भी है या नहीं? जी अब 100% जी शहरयार शायद इसका जवाब देना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो तो बात है, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारी इंसानों की जो एनिमल्स के पास नहीं है, वो तो हमारी लैंग्वेज है ना, जो सिंटैक्स है हमारे दिमाग के अंदर जिससे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वो और किसी भी एनिमल के अंदर नहीं है। इसी की बेसिस पे डेकार्ट ने कहा था कि हम वाहिद स्पीशीज़ हैं जो कि शऊर रखती है और बाकी सारे के सारे ऑटोमेटन्स हैं, क्योंकि अंदर हमारे अंदर ये इन्फिनिट क्रिएटिव यूज़ की कैपेबिलिटी है। लैंग्वेज के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये वो वाहिद चीज़ है जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी ह्यूमंस और एनिमल्स में। लेकिन बाकी सारी हैं वो तो फिर परसेप्शन ही है हमारी कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एनिमल से। बहुत दूसरे एनिमल्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेड हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम उनके इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हम एक दिन भी नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। लेकिन ये लैंग्वेज के अगर हम लेंस से देखें तो ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो और किसी एनिमल के पास नहीं है। तो यही तो आप लोग साइंसदान हैं, आप दोनों ही जिन्होंने सवाल किया, तो साइंसदान का तो काम ही है कि वो सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करे और ऑब्जेक्टिविटी को मैक्सिमाइज करे। तो ज़ीरो नहीं कर सकते आप, 100% उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। और ये सबसे मुश्किल है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तो है नहीं। इनडायरेक्टली आप उस बिहेवियर की बुनियाद पे आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, इन्फर करेंगे, और उसमें पहले तो ये सवाल आता है, बल्कि एक फ्रेंड्स द वॉल की एक बुक है, उसका नाम है आर वी स्मार्ट इनफ टू नो हाउ स्मार्ट एनिमल्स आर। ये किताब का नाम है, आर वी स्मार्ट इनफ टू नो हाउ स्मार्ट एनिमल्स आर। तो उनको जज करने के लिए पहले इन्फर करने के लिए मुझे इन्फर करना आता होगा तो फिर है ना, मैं अगर खुद ही गलती कर जाऊं, मुनसिफ तो मैं खुद अपने आप को बना रहा हूं, तो अगर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है
या मैं सही इंसाफ ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी तो इंसानों वाली सोच है, तो हम ह्यूमन लाइक बिहेवियर उनसे डिमांड कर रहे होते हैं और उसी पैमाने पे जज कर रहे होते हैं। यानी एक मॉडल हमारा है तो हम चाह रहे होते हैं कि वो उस अगर मॉडल के करीब हैं तो वो इंटेलिजेंट हैं, अगर उसके करीब नहीं है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये मशीन के हवाले से देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी तो हम ये कहते हैं कि अगर वो ह्यूमन लाइक चीज़ें कर रहा है तो फिर हम कहते हैं कि अब ये इंटेलिजेंट हुई है, हालांकि वो कई चीज़ों में हमसे बहुत तेज़ होती है, लेकिन हम उसको इंटेलिजेंट नहीं मान रहे। है तो सही कि लैंग्वेज अगर एक एनिमल के पास है ही नहीं तो वो उस लिहाज से रीजनिंग कर ही नहीं सकता अपने एनवायरनमेंट के बारे में जिस लिहाज से हम कर सकते हैं, कि हम बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ सकते हैं, हम बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ में से एक जनरल कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास लैंग्वेज से आती हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, पास्ट का सोच सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और चीज़ों से। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ कंपैरिजन नहीं है कि नहीं को मैं सबको अपने हिसाब से जज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी एबिलिटी है इसकी वजह से हमने कितनी प्रोग्रेस की है इंसानों ने एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। हमने पूरी कायनात को समझा है विद दिस एबिलिटी। तो ये मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है और इस लिहाज से हम इंटेलिजेंट हैं एनिमल से। लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं हमारे, परसेप्शन हो गई, हमारी आईसाइट होगी, विजन वगैरह हो गई, स्मेल हो गई, ये हमारी बॉडीली मूवमेंट्स हो गई, इस लिहाज से हम नहीं कह सकते हम कोई स्पेशल हैं, सबका अपना अपना वो अडेप्टेशन है। लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से। आप लोग अपनी ओपिनियन दे दें। जी जी, तो इसीलिए इसे हिवान नातिक कहा गया, और एक ये मखसूस इंसान के साथ है कि इंसान ज़ुबान की सलाहियत रखता है, और ज़ुबान बुनियादी तौर पर क्यों हेल्पफुल है थिंकिंग के लिए, कग्निशन के लिए, इसलिए कि हम आउटर वर्ल्ड जो है उसको डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते। वो आउटर वर्ल्ड एंटर होती है हमारे हवास के ज़रिए, हमारे दिमाग में, हम उसका एक मॉडल बनाते हैं, इनर मॉडल बनाते हैं, और फिर उस मॉडल को मैनिपुलेट करते हैं। तो एक तो ब्रेन साइज़ जिनका ज़्यादा है, न्यूरॉन्स की जब तादाद ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर हो सकता है, मेमोरी आप में होगी, तो फिर आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करेंगे। पहले इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर तो करने के काबिल हूँ, तो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और आपकी इनपुट जो डिवाइसेस हैं वो जितनी ज़्यादा बेहतर होंगी उतना आप उस पर अच्छा नतीजा अखज़ कर सकेंगे। तो ये चीज़ें भी हैं। लेकिन लैंग्वेज क्या करती है? लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का आपको मॉडल दे देती है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं, आपने यहाँ पे मतलब किसी कुत्ते या बिल्ली को आके लेक्चर देते हुए नहीं सुना, क्योंकि वो ये कॉम्प्लेक्स जो थॉट्स हैं इनको वो बयान तो बाद में करें, पहले उसका कोई मेंटल मॉडल तो बनाएं। मैं जो बातें कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रही हैं इसलिए कि हमारे पास एक ज़ुबान है, उस ज़ुबान से मैं अपने ख़यालात तक भी रसाई हासिल करता हूँ, और उस ज़ुबान के ज़रिए मैं अपनी बात आप तक भी पहुँचा पा रहा होता हूँ। तो क्या उनकी भी ज़ुबान है या नहीं है? यार ये सर्वे दोबारा ज़रा प्ले करें। सवाल ये मैंने एक पूछा था उसमें कि क्या जानवरों की भी ज़ुबान है या नहीं है। सर चॉम्स्की ने भी कहा था ना, लोग उससे बड़ा पूछते हैं कि ना लैंग्वेज का मकसद क्या है, तो लोगों को अमूमन लगता है कि लैंग्वेज का मकसद है कम्युनिकेशन। लेकिन वो जो मतलब एक जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स माना जाता है वो कहते हैं कि लैंग्वेज का मकसद कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद है थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को इनेबल करने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। जी, लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है, वो थिंकिंग कम्युनिकेशन टूल से पहले वो थिंकिंग टूल है। अगर आपके पास ज़ुबान नहीं होगी तो आप उनके इतने शानदार इनर मॉडल्स नहीं बना सकेंगे कि जिनको आप बाद में मैनिपुलेट कर सकें। जी, बेशक एनिमल्स के पास लैंग्वेज नहीं है, बट हमें नहीं पता कि वो इनर मॉडल बनाते हैं या नहीं बनाते। जितने भी एनिमल्स ऑब्ज़र्व करते हैं उनके अंदर कोई ना कोई तो इनर मॉडल बन रहा है ना, जिससे वो सीख रहे हैं। या जो रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम, उसके अंदर भी ऐसी है कि एक इनर मॉडल तो बन रहा है। लैंग्वेज उनके पास नहीं है, बट दे हैव लाइक समथिंग सिमिलर जिससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब हम नहीं देख पाते, लेकिन असल में वो प्रेजेंट तो है ना। चलें ठीक है। कोई ना कोई लैंग्वेज नहीं है लेकिन इनर मॉडल है। इनर मॉडल साउंड की शक्ल में भी हो सकता है, इमेज की शक्ल में भी हो सकता है। आपका जो ब्रेन की जो नेटवर्किंग है वो भी एक मॉडल है
एक ख़ास किस्म की जो तरीके से जो नोड्स आपस में जुड़ी हुई हैं या न्यूरॉन्स जिस एक ख़ास तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने उनको एक नाम भी दे दिया है, उस फीलिंग को भी एक नाम दे दिया है। ठीक है, हम हंगर या हम तो कह सकते हैं ना कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, जानवर महसूस तो करते हैं, उन्हें भी भूख जब लगती है तो उन्हें लेकिन वो उसको हमारे साथ कम्युनिकेट करके तो वो नहीं कह सकते, लेकिन क्या वो अपनी स्पीशीज़ के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन करते हैं? भूख लगी है या नहीं? तो ये ज़रा दिखाइएगा क्या जवाब आया लैंग्वेज वाले सवाल का। अच्छा, ये तो तकरीबन 100% कह रहे हैं कि वो सोचते हैं। आगे चलें। तो ये जो सोचते हैं यकीनन वो डिग्री का फ़र्क है, इतना कॉम्प्लेक्स थॉट्स वो नहीं सोच सकते जितना हम सोचते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उनके इनर मॉडल्स हैं और वो उसके बगैर इमोशंस और फीलिंग्स भी 100% ये कह रहे हैं कि वो उनकी होती हैं। ये इस पे बाद में हम बात करते हैं, पहले इसको भी आगे ले जाएं। हाँ, लैंग्वेज। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ज़्यादातर कहते हैं कि जी हाँ वो दे स्पीक अ लैंग्वेज, और कुछ कहते हैं नो दे डोंट, और 33% और 11% के ख्याल है कि आई डोंट नो। ठीक है, आपने लिखा है वो 11 में से, वो 11% एक ही है मेरा ख्याल, 8 में से एक ही बनता है। डिपेंड करता है कि लैंग्वेज से क्या मुराद है आपकी। जी, वो मैंने असल में जानबूझ के इसको ट्रिकी बनाया है। अगर मैं ये कहता ना कि डू एनिमल्स कम्युनिकेट, तो मेरा ख्याल है आप सब शायद 100% लिख देते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैंने जानबूझ के लिखा और फिर स्पीक का वर्ड भी डाल दिया। अब ये मैंने इसलिए डाला कि हम इतने आदी हैं इन चीज़ों को कि जब उनको भी जज करते हैं तो हम वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस लैंग्वेज से ये होता है कि वो डेफिनेटली हमें प्रेफरेंस देती है, हमने बनाई है ना, तो वो हमारे बिहेवियर को ही वो कहेगी कि यार हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो नहीं है। वजह यह है कि हम जिस ज़ुबान से जिस तराजू से उसको माप रहे हैं, वो तराजू भी तो हमने खुद ही बनाया हुआ है ना, तो वो अगर हमारे लिए वो फिट आ रहा है तो भाई वो बनाइए हम हमारे लिए, तो हमें ही फिट आना है ना। तो वही लिबास अगर किसी और को पहनाएंगे तो वो फिट नहीं आएगा और हम क्लमजी लगेगा उनको। ठीक है, तो ये स्पीक वाली तो बात कोई ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही हो, कई तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है, बोलना तो एक तरीका है। ठीक है, तो लैंग्वेज हम उसको नहीं कहते, इंसान की तरह वो लैंग्वेज नहीं बोल रहे, लेकिन उनके कोई ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम तो यकीनन होंगे। जी आप जी, वो बी जो शहद की मक्खी है उसके बारे में बताना चाह रहा था कि वो जब आती है, मतलब एक बी है जो इन्फॉर्मेशन लेके आई है ना, तो वो जिस तरफ है फूल उस डायरेक्शन में हो जाती है, एंड देन शी इट वॉट्स एवर दे कह लें, मसला नहीं, इट कह लें दे कह लें जो भी है, तो वो देन इट वॉबल्स। ठीक है, इस तरह मतलब वो करती है, वाइब्रेट कह लें। ठीक है, अच्छा, वो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है वो लीनियर रिलेशनशिप में है डिस्टेंस के, सही है, और बाकी सारी मक्खियां जो हैं उसको मैथमेटिकल वो कैलकुलेशंस कर रही होती हैं, हाँ, एट द बैक ऑफ देयर माइंड। जी हाँ, तो ये अब लैंग्वेज इसको मतलब क्वेश्चन है, इसको लैंग्वेज कहेंगे, यानी इंटेलिजेंस तो है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें स्पीकिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको वाइब्रेशन कहते हैं, हम लिटरेचर वाले लोग हैं, हम उसको डांस कहते हैं। तो दे कम्युनिकेट थ्रू डांस, तो वो एक ख़ास तरीके से डांस करके जो नेक्टर है, जो खुराक है, उसकी समत भी बता देती, उसकी बाज़-औक़ात क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में भी इंडिकेट कर रही होती हैं। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि यार ये तो है, वो खुराक के बारे में तो बता सकती हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में नहीं बात कर सकती। वो हियर एंड नाउ के बारे में उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो लिमिटेड है, और हियर एंड नाउ के अंदर ही रह के वो कम्युनिकेट करती हैं, उससे हट के वो कम्युनिकेट नहीं करते। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप उनके हियर एंड नाउ से हट के जैसे फ्यूचर वाला एक सवाल आगे मैंने पूछा है, आगे चलें ज़रा। वो बस वो एक कमेंट करना था, आपने डांस की बात की तो वो लिटरेचर की बात की, तो उसको तो वैसे भी आज़ा की शायरी कहा जाता है। जी जी, डांस तो बीज के बारे में कहा जाता है कि वो डांस के ज़रिए कम्युनिकेट करती हैं, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, मैं अभी उस पर बात करता हूँ। जी आपका सवाल। डिफरेंट टाइम्स पे बीज ऐसा काम करते हैं कि अपनी क्वीन को अटैक कर देती हैं। जब
एक हाइव में नेक्टर इतना नहीं आ रहा होता तो मोस्टली वो क्वीन को अटैक कर देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पास्ट इवेंट्स को वो मद्देनज़र रखती हैं, फिर ही अटैक किया जाता है क्वीन पे। यानी कितना नेक्टर आना चाहिए, माजी में कितना आता रहा है, अब कितना आ रहा है, उसको मद्देनजर रख के वो बगावत कर देती हैं। अच्छा, ये बड़े दिलचस्प है, हमने सारे नाम खुद रखे हुए हैं, वर्कर भी, क्वीन भी, ठीक है, ये सारे, इसका मतलब है कि हम अपने मॉडल पे उनको परखते हैं। तो सोल्जर भी हम अपने मॉडल्स पे उनको परखते हैं ना, तो ये अनफेयर है। लेकिन बात ये कि उसके अलावा आपके पास तरीका क्या है। प्योर बिहेवियरिस्ट वाला भी वो अनफेयर लगता है, इसलिए कि हर एनिमल की एक इंस्टिंक्ट है और रिवार्ड और पनिशमेंट के अलावा भी बाज़ औक़ात चीज़ें डायरेक्टली उससे नहीं भी जुड़ी होती, तो तब भी कुछ काम कर रहे होते हैं। मसलन इवोल्यूशन के तहत तो आपको अपनी जान बचानी चाहिए, किसी भी जानवर को अपनी जान जो है वो हवाले नहीं किसी के करने चाहिए। लेकिन ऐसे आपको मिलते हैं एपिसोड्स जिसमें वालदैन या कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के दूसरों को बचाते हैं। तो ये फिलंथ्रोपी, ये इवोल्यूशन और उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है कि वो सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे, शायद अपनी कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए, वो अपने इंडिविजुअल सर्वाइवल को जो है वो, लेकिन इसका मतलब उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है, सोशल रोल में चले गए इंडिविजुअल रोल से। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी ज़रा माइक इनको। जी, मैं ज़रा एक कमेंट करना चाहता हूँ। एक रीसेंट रिसर्च की गई है जिसमें साइंटिस्ट ने लैंग्वेज, डॉल्फिन्स की जो लैंग्वेज होती है उनको स्टडी किया, और उन्होंने ये देखा कि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं बाय अपने आवाज़ को इस्तेमाल कर और बस। जी, तो डॉल्फिन्स भी कम्युनिकेट करती हैं, और मैं अभी इस पर थोड़ी सी बात करूँगा। बीज हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, इनके बारे में तो कुछ डाटा, साइंटिफिक डाटा मौजूद है। मसलन डॉल्फिन के बारे में वो एक ख़ातून है जिसका पिछले महीने ही जो इंतकाल हुआ, क्या नाम है उसका, कैरन बैकर एक टेक्नोलॉजिस्ट है और डिजिटल टेक्नोलॉजिस्ट है। वो क्या करती है, जिस तरह जियोफोन्स होते हैं ना, तो वो एक ऑडियो सोनिक डिवाइसेस हैं, रिकॉर्डर्स हैं, जिनके ज़रिए वो मुख्तलिफ, डॉल्फिन पे तो नहीं उसने काम किया, ऑर्का पे किया उसने, किलर वेल पे किया। तो किलर वेल की आवाज़ों को वो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको उन्होंने एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करके उसको, उन आवाज़ों को डिकोड करने की कोशिश की, मैसेजेस समझने की कोशिश की, और अब हम काफ़ी हद तक उनको डिकोड कर लेते हैं क्योंकि उनके बिहेवियर को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और उन साउंड्स को उनके साथ कनेक्ट करके उनको डिकोड करने के लिए क्लूज़ मिल जाते हैं। तो उसको मद्देनज़र रख के आप बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उस डिकोडिंग पैटर्न से आप बाकायदा डिकोड करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में कि वो क्या कह रही हैं। लेकिन वो आवाज़ें ऑडिबल रेंज में नहीं भी हैं, कुछ जैसे मैं कह रहा था हाइपरसोनिक हैं, कुछ क्या अल्ट्रासोनिक हैं, ठीक है, उनको भी उन्होंने बल्कि ये जो कैरन है इसका एक टेड टॉक पे मौजूद है, टॉक, उसका उन्वान भी बड़ा दिलचस्प है, कैन ऑर्काज गिव टेड टॉक्स, ठीक है, और उसका ख्याल है कि शायद फ्यूचर में अगर हम इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, अभी तक तो हम ये सोच रहे थे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट हमारी लाइफ्स पे क्या पड़ रहा है, लेकिन एनिमल्स के साथ हमारे रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प अस डिकोड देयर कम्युनिकेशन मैसेजेस, और फिर हो सकता है कि हम उनके साथ किसी तरह से कम्युनिकेशन कर पाएँ। तो आप कुछ कहना चाह रही थी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, और मेरा क्वेश्चन ये है कि यूजली जब क्वीन बी मर जाती है तब भी जो बाकी सारी वर्कर बीज होती हैं, सोल्जर बीज, वो उसकी इस जहाँ वो मरी होती है वहाँ पे जमा हो जाती हैं। इसका आप क्या कहना चाहेंगे कि इसकी क्या रीज़न है?
ये उनका एक सोशल बिहेवियर है, लेकिन अब रीज़न वही मैं तो इस पे कुछ नहीं बता सकता। उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके हम इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं और फिर इस तरह के टेस्ट करके उनको एक्सक्लूड करके जो मोस्ट प्लॉजिबल है वही इंटरप्रिटेशन हम ले सकते हैं। लेकिन इस पे एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता। सोशल बिहेवियर कुछ ऐसे हैं जो जिसकी वजह से इवोल्यूशन के जो दो बेसिक जिनको ड्राइव्स हम कहते हैं ना, सर्वाइवल की और सेक्सुअल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो जो हम कहते हैं कि कॉमन हैं सब में ड्राइव्स, जिनकी वजह से सारा एक्शन जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है। लेकिन कम्युनिटीज़ में आके, सोसाइटी में आके कुछ चीज़ों पे ऐसा है कि वो इस सर्वाइवल को एक्सटेंड कर लेते हैं ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल की बजाय। और ये चीज़ एनिमल्स में भी है। मतलब हाथियों के बारे में कहा जाता है कि जब कोई हाथी मर जाता है तो जिस जगह पे मरा होता है उस जगह को भी वो हाथी कई सालों बाद भी याद रखते हैं और वो ऐसी आवाज़ें भी निकालते हैं जिससे लगता है कि शायद रो रहे हूँ। अब हम उनको रोना नहीं कहते, ठीक है। और कुछ प्राइमेट्स हैं, उनको जब टिकल करें ना तो वो इंसानों की तरह वो भी उनकी ब्रीदिंग जो है ना नॉइजी हो जाती है। हम उसको लॉफ्टर नहीं कहते, लेकिन हो सकता है वो हंसते ही हूँ। जब आप उनको टिकल करते हैं तो उनकी नॉइजी ब्रीदिंग होती है, छोड़ते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। अब हमें क्या पता है, लेकिन ये है कि इसमें हमें करना क्या चाहिए। दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से बचना चाहिए। दूसरा ये है कि इसका उलट है कि हमें बिल्कुल इसको ख़त्म भी नहीं करना चाहिए। इसमें एक ये जो मैं बुक अभी आपको बता रहा था ना, द वॉल की, आर वी स्मार्ट इनफ टू नो हाउ स्मार्ट एनिमल्स आर, उसने एक उसूल दिया है। उसका ये ज़ाती ख्याल है। उसका ख्याल ये है कि वो एनिमल्स जो जैसे प्राइमेट्स हैं, वो चूँकि क्लोज़र हैं तो उन के साथ अगर आप ऑर्थोपोमॉर्फिक होते हैं या अपने पे उनका क्यास करते हैं तो कुछ हद तक वो बात दुरुस्त हो सकती है, जिसमें ये लॉफ्टर वाली भी उसने मिसाल दी है। लेकिन अगर आप स्क्विड पे या ये जो ऑक्टोपस बना हुआ था, ऑक्टोपस पे उसको लागू करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़ाहिर है वो उनकी इकोलॉजी बड़ी डिफरेंट है, उनकी बायोलॉजी बड़ी डिफरेंट है, इकोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। तो फिर डेफिनेटली आपका हमारा जो उनके बारे में गैस होगा वो इतना बेहतर नहीं होगा। तो वो ये कहता है कि जो जितने दोनों हवाले से है, एक तो वो कितना करीब है उनकी इकोलॉजी और उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो हमसे कितनी मिलती है। अगर वो ज़्यादा मिलती है, बीज की ज़ाहिर हमसे बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो इसलिए उनके बारे में गैस करना बहुत ज़्यादा तकरीबन नामुमकिन सी बात है। लेकिन उनकी आवाज़ों को भी करके डिकोड करके तो किया जा सकता है। बैट्स को किया गया है, बैट्स भी इकोलोकेशन को यूज़ करती हैं, तो वो आपको पता है ब्लाइंड होती हैं, लेकिन उनकी हाँ जब ब्लाइंड तो मतलब अच्छा उनकी विजन वीक हो जाती है। नहीं आँखों से वो ये जो वॉल है, वॉल की पोजीशन उनकी जो है वो नहीं कर सकती। ब्लाइंड से मुराद यही है ना। असल में अब बात ये होता है कि हम जब यूज़ कर रहे होते हैं ना किसी और के लिए अपनी ज़ुबान का लफ्ज़, तो असल में वो मेटाफोरिकली यूज़ कर रहे होते हैं। उसका मतलब वो नहीं होता कि जैसे हमारा मतलब इंसान ब्लाइंड है सिर्फ, वो दीवार में जाके नहीं टकराती, तो उसकी वजह इकोलोकेशन है। वो आवाज़ निकालती हैं और जब वो वापस आवाज़ आती है तो वो उससे वो कैलकुलेट कर लेती हैं फासला भी। इवन वो भी बता देती हैं कि दीवार आगे कितनी सॉलिड है
हमारे जो मटेरियल साइंटिस्ट जो लोग काम कर रहे होते हैं वो काम वो भी कर सकती हैं। तो उनको भी अब उन आवाज़ों को भी डिकोड करके तो उसको उसमें ये कैरन का जो टेड टॉक है उसमें बाकायदा डिकोड करके उसको कोट करती है कि इसमें बैट ने क्या कहा। पहले वो आवाज़ सुनाती है, वो आवाज़ वैसे तो हम नहीं सुन सकते क्योंकि वो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में नहीं है, लेकिन उसको ज़रा स्लो डाउन करके वो इंसानों को सुनाया जाता है और फिर सुनाने के बाद उसको AI के ज़रिए डिकोड करके तो वो बताती है कि ये एक मेल बैट है और उसने ये पैगाम दिया है। ठीक है, यानी फ्यूचर में इट माइट बी पॉसिबल कि हम उनके साथ कम्युनिकेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कर पाएंगे, अगरचे वो लैंग्वेज नहीं है, वो स्पीकिंग नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम डिकोड करके ऑब्ज़र्व करके तो शायद उनसे कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाएंगे। और कुछ इस पे अभी से एथिकल क्वेश्चंस जो हैं वो अभी से शुरू हो गए हैं कि क्या ये अच्छा होगा या बुरा होगा। ज़ाहिर है यहाँ पे हम एक दूसरे से कंटेस्ट भी तो कर रहे होते हैं ना, मुकाबला भी तो कर रहे होते हैं। अच्छा सर, एक मेरे जहन में एक ये बात आ रही है कि जो न्यूरोलॉजी जो है वो हमें क्या ये बताती है, उनकी स्टडी है कि जो ह्यूमन जो माइंड है, हमारा जो दिमाग और जो जानवरों का दिमाग है, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, उनकी वर्किंग में कोई ऐसा फ़र्क है या नहीं है, ह्यूमन जो माइंड और जो एनिमल माइंड है? जो ब्रेन साइज़ है जी, रिलेटिव टू बॉडी, ब्रेन बॉडी रेशो जो है उससे फ़र्क पड़ता है। जब आपका ब्रेन साइज़ ज़्यादा होता है तो आपका कॉग्निटिव फंक्शंस भी बेहतर होते हैं। इनमें मेमोरी, यानी इन दोनों में कोरिलेशन है, यानी मेमोरी स्टोरेज, उसमें मेमोरी स्टोरेज भी है, अच्छा, बाकी भी है। लेकिन देखा ये गया है कि ज़्यादातर ये जो रेशो है ये उनमें स्ट्रॉन्ग होती है जो कम्युनिटीज़ में रहते हैं, जो जानवर कम्युनिटीज़ में रहते हैं, और इसीलिए उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी उनका बेहतर होते हैं जो कम्युनिटीज़ में रहते हैं। वही बात कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और इकोलॉजी। उनकी जो जिस इकोलॉजी में वो सेटिंग में वो रहते हैं ना, वो बड़ा अहम है। अगर वो पानी में रहने वाला कोई एक जानवर है तो हम उससे वो क्यों तवक्को करते हैं जो हम ज़मीन पे रहने वाले जानवर, तो उस तरह तो वो बिहेव नहीं करेंगे। और उनका तो वो सारा उनकी जो कॉग्निशन है वो तो उनकी एक्सपीरियंस पे, और सारा एक्सपीरियंस उनका एक्सपोजर तो पानी का है। तो इसलिए टेस्ट करते वक्त इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये बड़ी अहम है। और लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका ब्रेन साइज़ इतना बड़ा नहीं है, जैसे कौवा आप कह रहे थे, वो इंसानों के साथ रहे हैं कम्युनिटी, तो उन्होंने बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, वो बहुत शार्प हैं। बीज का भी ज़ाहिर है कोई और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका बज़ाहिर ब्रेन ही नहीं है, हाँ, लेकिन उनमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। यूनिसेल्युलर में भी आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो किस तरह अटैक कर रहे होते हैं, उनको देखें तो देख के वीडियो से तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई बाकायदा, और इसीलिए हमने उनके लिए इस्तिलाहें भी इसी तरह की बनाई हुई। हालांकि वो एक ही सेल है, वो कोई न्यूरॉन भी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें भी इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है। लेकिन जनरली यही देखा गया है कि जिनका ब्रेन टू बॉडी जो रेशो ज़्यादा है, ब्रेन साइज़ बड़ा है, उनका कोरिलेशन भी परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस का वो ज़्यादा है। जी सर, एक और चीज़ मैं, ये साइंटिस्ट ने एक दफ़ा सुनामी कोई आ रही थी और उससे एक दिन पहले एलिफेंट्स एक ज़ू में वो बार बार अपने पाँव नीचे मतलब के स्टॉम्प कर रहे थे ये, और उससे अगले दिन सुनामी आई थी। ये आप इसकी कोई दे सकते हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों किया उन्होंने? सुनामी जब आती है तो समंदर के अंदर वो साइज़मिक एक्टिविटी पहले से शुरू हो चुकी होती है। अब पता नहीं वहाँ तक अगर उसकी कुछ भी वेव्स वहाँ तक पहुँच रही हैं और वो उसको
रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर पाते, तो फिर तो ये मुमकिन है। लेकिन एक दिन पहले वाला जो है ना, ये ज़रा मुश्किल है, इतना तो नहीं होता। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी इस तरह की डेवलप, तो ज़ाहिर है वो बहुत पहले हो रही होती है, लेकिन उधर तक नहीं पहुंच रही होती। अगर उधर तक पहुंचे तो अब हमने भी ऐसे इक्विपमेंट लगाए हुए हैं कि हम भी उसको प्रिडिक्ट कर लें। तो वो चंद सेकंड पहले या माइक्रो सेकंड पहले तो वो हो सकता है, लेकिन एक दिन पहले वाले का अलबत्ता जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वेव्स के बगैर तो बहरहाल नहीं, वेव्स पहुंचेंगी किसी फॉर्म में तो फिर ही है। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं इस पे बात करना चाहूँगा, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं, मसलन एक एप्स के बारे में है कि वो रात को कहीं दरवाज़ा खुला रह गया। एप्स है या चिंपैंजीज़ है? चिंपैंजीज़ के बारे में मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं सही रहा। अब वो आप बिग एप्स में चलें, उनको शामिल कर लें, लेकिन बहरहाल एक किस्म है ना चिंपैंजी, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। बहरहाल वो दरवाज़ा कहीं खुला रह गया तो वो बाहर चले गए, और जब वापस आए, वापस आने के बाद उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी, हालांकि ज़रूरी नहीं थी। अब अंदर आगे सेफ हो गए, ठीक है। वो कुंडी लगाने का मतलब शायद ये था कि उन्हें पता था कि ना लगाई तो क्या होगा मुस्तकबिल में। हाँ, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो उन्होंने एलिफेंट वाली बात भी की है, थोड़ा सा फिलोसफी ऑफ साइंस से मुतालिक है, मुझे थोड़ी सी ना काइंड ऑफ चिढ़ भी हो जाती है इस तरह क्वेश्चन। जी जी, कोइंसिडेंस भी तो होता है ना, और उसमें रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इट कैन बी कि वो एलिफेंट ने किया हो, लेकिन वैसे किया हो, रोज़ाना ही करते हो, लेकिन उसने कहानी जोड़ ली इंसान ने। इस तरह कहानियाँ जोड़ने में बड़ा तेज़ है। हाँ, ये बड़ा मसला है ना। तो इस वजह से उसका हल ये है कि रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है। तो ये डाटा हम चूँकि सारे एनिमल्स के साथ किसी न किसी तरह से इंटरेक्शन या उनके साथ हम उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम फ़ौरन एक अपने जहन में आइडिया बना लेते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकली टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और उनमें जो चीज़ें अहम हैं वो उनकी इकोलॉजी बहुत अहम है, ठीक है, जो कि बिहेवियरिस्ट नहीं जहन में रखते। इसीलिए इस फील्ड का नाम इन्होंने इथोलॉजी रखा है। इथॉस यानी कैरेक्टर, खैर इसका लिटरल मीनिंग बनता है, लेकिन एनिमल कॉग्निशन की बजाय इथोलॉजी। तो इथोलॉजी में ये है कि यूरोपियंस और जापानीज़ ख़ास तौर पर जो प्राइमेटोलॉजिस्ट थे, इनकी अप्रोच डिफरेंट थी अमेरिकन के मुकाबले में। अमेरिकन की बिहेवियरिस्ट वाली थी कि बिहेवियर के साथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट होगा तो आप उसको एक ही लर्निंग का पैटर्न उन्होंने रखा, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला, और ज़्यादातर उसी पे इंसिस्ट किया करते थे। लेकिन अब जिस तरह कॉन्शियसनेस पे बातें शुरू हो गई हैं, अब लोग इन चीज़ों पे भी साइंस में जो नया डाटा आ रहा है उससे मुकम्मल तौर पर जो रद्द कर दिया जाता था पुराने वक्तों में मिथ्स को, मसलन ये जो अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो ऑर्का की बात कर रहा हूँ, ये अब साइंटिफिकली आप इसको प्रूव कर सकते हैं ना कि वो ये आवाज़ें निकालती हैं और इन आवाज़ों के साथ ये बिहेवियर एसोसिएटेड हैं, और आप उनको डिकोड कर सकते हैं। ये माजी में मुमकिन नहीं था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप उनको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पर कहानियाँ भी नहीं हैं कि ये जी माजी में जो कहानियाँ थी वो सारी की सारी कहानियाँ ही थी। अब कुछ साइंटिफिक एविडेंस आया और जिसकी वजह से अब कोई एक बैलेंस सी अप्रोच होगी, और बिहेवियरिस्ट थोड़े से जो हैं उन्होंने भी इथोलॉजिस्ट की तरह सोचना शुरू किया है, और इथोलॉजिस्ट ने थोड़ा सा बिहेवियरिस्ट की तरह सोचना शुरू किया है। तो एक बैलेंस्ड सा आजकल जो है ना वो व्यू बना है, और उसमें अब नई फाइंडिंग के मुताबिक प्योरली सारे के सारे एनिमल्स हियर एंड नाउ में नहीं रहते। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रफ सा उनका आइडिया फ्यूचर का मौजूद होता है, स्पेशली अगर उनका थ्रेट या सर्वाइवल के साथ उसका ताल्लुक़ हो। जैसे मैंने अभी चिंपैंजी वाले में दी, सब में नहीं है लेकिन कुछ में है फ्यूचर की। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल माजी की तो हैं,
हाथी की मैंने मिसाल दी माजी की। इसकी फ्यूचर की बड़ी अच्छी एग्जांपल हाइबरनेशन है ना, कि बहुत सारे एनिमल्स हाइबरनेशन में जाते हैं, बेयर्स वगैरह हैं और छोटे एनिमल्स भी जाते हैं। उन्हें पता है कि एक टाइम आ रहा है, सर्दियां करीब आ रही हैं, मैंने चले जाना है 5-6 महीनों के लिए, तो वो बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं, पहले से वेट गेन कर लेते हैं। तो उन्हें पता है कि अभी मेरा टाइम आने वाला है हाइबरनेशन का, तो मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत होगी। तो ये ऑब्वियस सा एक वो है। गुलेरियां हैं, वो एकॉन्स को छुपा देती हैं और फिर काफी अरसे के बाद आती हैं, उनकी मेमोरी में होती है कहाँ कहाँ उन्होंने एकर्स छुपाए हैं। इंसान भी इतने एकर्स को छुपा के हम भूल जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको ढूंढने में हमसे वो बेहतर हैं। अच्छा, इसमें जो जैसे हाइबरनेशन है, अब इसकी तो बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है ना, कि टेम्परेचर एक ख़ास किस्म का हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किया है कि ऐसा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हमने ये काम शुरू कर दिया। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी यही कहा जा सकता है, उसकी बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब बिहेवियरल के साथ साथ थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है, और इस तरह की मतलब अब साइंटिफिक जर्नल्स में भी इस तरह के पीयर रिव्यूड पेपर्स छपते हैं जिन मौजूआत पे पहले बिल्कुल गुफ्तगू ही नहीं होती थी। जैसे कॉन्शियसनेस को सिरे से, तो इंसान की कॉन्शियसनेस, दूसरों को तो छोड़ें, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कहा जाता था कि ये वर्ड बैन है, वो किसी पेपर में नहीं आ सकता था कि जी ये वेल डिफाइंड नहीं है, आप इस पे बात ही नहीं कर सकते। इसी तरह बिहेवियरिस्ट भी बड़े सख्त किस्म के थे और वो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आउटराइट रद्द कर देते थे। मसलन सेल्फ रिकग्निशन, वो कहते थे ये हम करते हैं मिरर में अपने इमेज को, तो वो लेकिन अब हमें पता है हाथियों को अगर आप मिरर, बल्कि उन्होंने तजर्बा भी किया बिहेवियरिस्ट ने और कहा कि जी हाथी जो हैं वो एक मिरर नीचे रखा और टेस्ट कुछ इस तरह का होता है, मिरर टेस्ट उसको कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म के किसी एक ख़ास जगह पे कोई एक मार्क लगा दिया जाता है उनको एनेस्थेटाइज करके, अच्छा, ताकि बेहोश करके, तो उनके किसी जिस्म के किसी एक हिस्से पे मार्क लगा दिया जाता है। फिर जब वो मिरर में देखते हैं तो वो अपने आप को इंस्पेक्ट करते हैं कि ये इधर क्या हुआ है। इसका मतलब है कि उन्हें अपना पता है कि उनके ये चीज़ नहीं थी, तो अपना एक रिकग्निशन का एक ये टेस्ट है। तो वो जब हाथियों पे किया गया और उन्होंने कहा कि जी ये नहीं, हाथी तो शायद अपने आप को पहचानता ही नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक छोटा सा आईना ज़मीन पे रखा हुआ था। तो जब दीवार की साइज़ का एक बड़ा सा उनके जुस्से के मुताबिक जब आईना दीवार पे लगाया गया तो वो ना सिर्फ वो उसको पॉइंट करते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को जो है वो करते हैं, मिरर में वो बाकायदा बनने संवरने की भी जो है वो कोशिश करते हैं या देखने की भी कोशिश करते हैं। तो ये बर्ड्स आपने शायद देखे हों मिरर में, सिर्फ वो चूंच नहीं अपने रिफ्लेक्शन को मार रही होती, बाज़ औक़ात वो अपनी प्लूमिंग जो वैसे कर रही होती हैं, अपने परों को ठीक कर रही होती हैं, तो वो उसको भी यूज़ कर लेते हैं, मिरर को भी। कुछ इंटेलिजेंट ये पहले नहीं मानते थे कोई, मतलब इस तरह की चीज़ों को तो वो बिल्कुल फ्यूचर वाली बात को नहीं मानते थे, कम्युनिकेशन सिस्टम को सिरे से बिहेवियरिस्ट रद्द कर देते थे। अब जाके थोड़ा थोड़ा इनको जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया और इस पे पेपर्स आना शुरू हुए, और मेरा ख्याल है फ्यूचर में बड़ा दिलचस्प होगा कि हम इंटेलिजेंट लाइफ खला में तो ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन इधर जो इतनी ढेर सारी इंटेलिजेंस है, अगर हम उनके साथ कम्युनिकेट करने के काबिल होंगे तो ये भी कोई लेसर अचीवमेंट नहीं होगी, वो भी लेकिन मोहतात बरल रहने की ज़रूरत है। और उसमें मेरा ख्याल है इसका जो दवाल का क्वेश्चन है आपका जी, अच्छा इसमें ये है कि इस पे शायद बात भी हुई है, जो ह्यूमंस है ना उसमें हमारे अंदर एक चीज़ हम कम्युनिकेट भी करते हैं, लेकिन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रिकॉर्डेड नॉलेज और नॉलेज की इनहेरिटेंस। अब ये हम देखते हैं कुत्ते बिल्ली वगैरह नो डाउट के लर्न करते हैं, लेकिन आई डोंट नो ऐसा होता है या मतलब मैं इसी को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि सम हाउ दे डोंट ट्रांसफ़र, मतलब ऐसा नहीं होता कि कुत्ते हों या इवन इन द वाइल्ड कोई जैसे चिंपैंजीज़ हैं, उनका एक ग्रुप एक चीज़ सीख ले तो वो अपने बच्चों को सिखाए और उनके बच्चे उस पर बिल्ड करें जिस तरह हम इंसान करते हैं, क्योंकि हमारी तरक्की तकरीबन
इस सिंगल पॉइंट जी, पे ये नॉलेज को हम ट्रांसफर जो करते हैं और उसको रीयूज करते हैं, वजह उसको ये है दोबारा नहीं करते कि वो डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास नॉलेज। तो वी ये- स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। तो हम पिछली जितनी विजडम है उसको साइंटिस्ट यूज कर रहे क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मतलब अब जैसे परिंदे हैं वो एक ही तरह का नेस्ट बनाते हैं, अब लाजमी कोई ना कोई परिंदा ऐसा होगा जिसने सोचा होगा इस तरह का नेस्ट बनाऊं या उस तरह का बनाऊं, लेकिन अगला परिंदा फिर वैसे नेस्ट बनाता है, जी, वो तो रीइन्वेंट कर वो लर्निंग जो है ना ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो क्या लर्निंग ट्रांसफर होती है या हो सकती है, होती है, लर्निंग ट्रांसफर और होती इसका क्या नतीजा निकल सकता है, या हम कोई देख सकते हैं है, कोई लर्निंग ट्रांसफर होती है, लेकिन वो चूंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, जैसे हमारी जुबान में हम उसको डॉक्यूमेंट करके किताबें लिख देते हैं तो फिर उसको अगली नस्ल तक पहुंचाते हैं, ज़ाहिर है ये काम तो वो नहीं करते। और वैसे भी इंसानों को मेरा ख्याल है इनके साथ कंपेयर करके हम थ्रेटेंड पता नहीं क्यों फील करते हैं। हमें क्यों ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत है कि इंसान जो है ना वो यूनिक ही हैं, और एक वजह कि हम सरवाइव करते हैं और उनके इतने पावरफुल होने के बावजूद हम ओवर पावर करते हैं, ये क्या सबूत काफ़ी नहीं है? लेकिन आपको अगर ये समझते हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर इनसे मुख्तलिफ हैं और वो बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी है, वो कोई और मखलूक हैं, तो वो शायद ना हो सके। अदरवाइज़ डिग्री का फ़र्क जो है ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पे बहुत ज़्यादा आप करें, लेकिन फिर भी इकोलॉजी को जहन में रखना, मद्देनज़र रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके सवाल से पहले ना मेरे जहन में एक आ रही थी बात जो मैं पहले नहीं कर सका, हाथी के हवाले से। एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि हाथी टूल्स को नहीं यूज़ करते, इस नतीजे पे लोग पहुँचे। और क्या किया, एक स्टिक थी नीचे, उस स्टिक से उसने किसी चीज़ को पकड़ना था, तो हाथी ने स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया, तो इस पे वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जी ये टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालांकि हमें पता है कि वो अपनी सूंड से चीज़ों को उठाते हैं और गन्ने शन्ने भी उठाते हैं, हमने खुद देखे हैं, उससे खाते भी हैं चीज़ों को। पता ये चला कि वो स्टिक, अगर वो हाथी जो है ना वो उठाने के लिए सूंग को इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना सूंघने के लिए करते हैं, और ज़ाहिर है नोज़ है, तो स्टिक को अगर आप उठा लें तो उसका मतलब ये है कि आप जिस खुराक को पकड़ना चाह रहे हैं उस स्टिक के ज़रिए उसको आप सूंघ नहीं सकते, उसकी वो जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से, और दूसरा वो फ्लैट सरफेस से स्टिक उठा ही नहीं सकते क्योंकि वो उनकी मतलब कुछ और मंकीज़ हैं, सॉरी वो मैं थोड़ा सा मिक्स करके, उनके हाथ के पंजे इस तरह के हैं कि वो फ्लैट सरफेस से नहीं उठा सकते। वो बंदर हैं, वो ऊपर से तो उठा सकते हैं क्योंकि वो दरख्तों के साथ लटकने के लिए इवॉल्व हुए हैं ना, फ्लैट सरफेस से चीज़ें उठाने के लिए इवॉल्व ही नहीं हुए, तो हम उनसे क्यों तवक्को करते हैं कि वो ज़मीन से, हालांकि वो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से उसको पकड़ाएंगे तो वो पकड़ लेंगे, फ्लैट सरफेस से नहीं उठा पाएंगे। तो ये चीज़ें उनके बिहेवियर को जज करने से पहले थोड़ी सी जो उनकी इकोलॉजी है और उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप जाके कोई इंटेलिजेंट टेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो डॉग्निशन पे मैंने बताया, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑलरेडी हैं, आप उनको यूज़ करें और अपनी इंटरप्रिटेशन को रिफ़ाइन करते जाएं, तो ये एक अच्छी वो है। तो मैं इसके साथ ख़त्म करूँगा। आपका सवाल है जी, और ऑनलाइन सवाल तो नहीं है कोई? अच्छा, अभी ये चंद सवाल हैं, ये ले लें। ये पूछना था कि स्पीशीज़ के दरमियान जो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये यूनिवर्सल है या लोकल है? इससे मुराद ये है कि एक स्पीशीज़ अपने दरमियान तो कम्युनिकेट करती है, क्या एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है उसी प्रिंसिपल के ऊपर? इंटरस्पीशीज़ तो के कोई सबूत नहीं मिले, वो नहीं, बॉडी लैंग्वेज वाली कम्युनिकेशन तो हो रही है। नहीं, मतलब वो बेसिक होती है, जिस तरह वो नहीं होता है कि जो मंकीज़ होते हैं वो और नीचे हिरन होते हैं, शेर आता है तो मंकीज़ ऊपर से चीखा मार के अलर्ट कर देते हैं। डियर्स को पता होता है कि मंकी की आवाज़ आएगी, इसका मतलब है शेर वेर देख लिया। जी जी जी, तो इस लेवल पे कम्युनिकेशन इंटर स्पीशीज़ होती है, और भी इसके एग्जांपल्स हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मिल के साथ रहना है, सिर्फ एक स्पीशी आइसोलेटेड उस पर तो नहीं रह रही ना, वो 1000 स्पीशीज़ के साथ रह रही है, सब ने आपस में लिंक्स बनाए होते हैं, हर कोई किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तभी वो साथ रह रहे होते हैं, वरना वो रह ही नहीं सकते, साथ ही इवॉल्व हुए हैं वो। तो होती तो है कम्युनिकेशन इंटर स्पीशीज़, वो एसेंशियल है जी। तो वो और एक और भी है, जिस तरह लोकल से मुराद मेरे जहन में स्पेस आ रहा था कि हम टाइम की बात तो कर रहे हैं, फ्यूचर माजी की, लेकिन क्या वो किसी और जगह की भी बात कर सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं? हम तो
जिस जगह को देखा भी नहीं होता, अमेरिका की, चाइना की, उन जगहों की भी बात कर रहे होते हैं। तो टाइम में भी डिस्प्लेसमेंट है और प्लेस में भी डिस्प्लेसमेंट है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये ज़ाहिर है कम्युनिकेशन जो लिमिटेड होती है, एक तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, मेमोरी कम होती है। जितने हमारे यहाँ उनके मैसेजेस की तादाद जो डिकोड किए गए हैं वो ज़ाहिर है इंसानों के मुकाबले में बहुत ही कम है। फिर ये कि फ्यूचर और माजी वाले जो हैं, ये चूँकि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं तो ये भी रिलेटिवली कम हैं सही। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वाला भी वो है तो सही, लेकिन वो भी कम है। आप उनका मुकाबला बहरहाल अभी नहीं कर सकते इंसानों के साथ। जी, आपका सवाल। सर मेरा क्वेश्चन कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ हाइपोथेसिस के रिलेटेड है कि एवोल्यूशनरी पाथ के दौरान हमने कहीं पे अपनी फ्लैश मेमोरी को ट्रेड ऑफ कर लिया अपनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एबिलिटीज़ के साथ। ये सिर्फ हम ह्यूमंस में, जहाँ तक मेरी परसेप्शन है कि यही देखा गया कि हमने ही ट्रेड ऑफ किया है, हमारी स्पीशीज़ ने ट्रेड ऑफ किया है। जबकि चिंपैंजीज़ या जो और हम मंकीज़ हैं, हमारे जो डिस्टेंस कज़न्स हैं, उनके अंदर अभी भी फ्लैश मेमोरी है, जबकि कम्प्लेक्स लैंग्वेज लर्निंग नहीं है उनके अंदर। तो ये क्या एनवायरनमेंट ने मॉर्फ किया है हमें इस ट्रेड ऑफ करने पे, या क्या रीज़न हो सकती है? और सिर्फ ये हम में ही क्यों हुआ है, हमारे जो क्लोज कज़न्स एप्स हैं उनमें ये क्यों नहीं हो सका? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि एक थ्रेशोल्ड है, जब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा चली जाती हैं तो उसकी एक्सपेंस इतना है, कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है एनर्जी के हवाले से। मतलब जितना आप मेरी बात को जो सुन रहे हैं ना, तो 20% ऑफ एनर्जी जो है ना वो सिर्फ इस सुनने में आपके न्यूरॉन्स अगर प्रोसेस कर रहे हैं, तो आई होप सो कि वो कर रहे हैं, तो 20% एनर्जी जो है वो आपकी उस पर लग रही है ना बॉडी की, तो जो कि अच्छा खासा वो है। तो इसी वजह से इवोल्यूशन में ये हुआ कि इंसानों के जो दिमाग के साइज़ बढ़ रहे थे वो रिसेंट जो है हज़ारियों में वो कम हुए हैं। साइज़ इंसान का जो है वो कम हुआ है, क्योंकि ये एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर करेंगे तो बाकी फंक्शंस पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा मेरा मुताला नहीं है कि मैं कह सकूं कि बाकियों में ये ट्रेड ऑफ नहीं हुई, अगरचे मैं समझता हूं कि होती रहती है हर एक में, ये मेरा ख्याल है, लेकिन आई डोंट हैव द डाटा टू बैक इट अप कि इंसानों के अलावा भी मेरा ख्याल है ट्रेड ऑफ होती रहती है। माहौल भी ज़ाहिर है बदलते रहते हैं, तो उसके मुताबिक वो रीएडजस्टमेंट तो डेफिनेटली होती है। मसलन मुझे एक पता है, वो गर्ल्स होते हैं, सीगल्स हैं ना, तो सीगल्स की कई किस्में हैं जो ग्राउंड पे रहते हैं, उनके बारे में तजर्बा किया गया तो वो मुख्तलिफ था। और जो बिल्कुल स्टीप किस्म की पहाड़ियों पे रहते हैं उनके बारे में तजर्बा किया गया, तो पता चला कि उनको अपने जो बेबीज़ हैं उनको पहचानते ही नहीं है वो। एक्सपेरिमेंट्स बाज़ औक़ात उनके अपने बच्चे की बजाय किसी और को रख देते, तो वो उसको भी उसी तरह कर रहे होते थे। तो उसके बारे में समझा गया कि शायद ये डालें हैं, ग्राउंड वाले जो है ना वो डाल नहीं है। हालांकि ये होता था कि वहाँ जो स्टीप किस्म की वहाँ कोई और जानवर या परिंदे जो हैं वो आके उन पे इतना हमला आवर ही नहीं होते कि उनको इतना रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती हो कि मेरा बेबी है, जो ग्राउंड वालों को ज़रूरत पड़ती है। तो इसका ताल्लुक सर्वाइवल वाला है, जहाँ पे सर्वाइवल है ना वहाँ पे तो कॉग्निशन बहुत एडवांस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ वो सर्वाइव ही ना कर पाएँ। तो इसी तरह एक स्पीशीज़ में भी आप नई के मुताबिक अडेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। और ये बाकायदा उन्होंने तजर्बे भी करके देखे कि जो बिहेवियरिस्ट थे ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे होते थे, सख्त किस्म के पिंजरों में बंद कर रहे होते थे। अब ये जो इथोलॉजिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये उनको एक नेचुरल सा इन्वायरमेंट देते हैं और उसमें ये बिजली के झटके ये नहीं देते, और उनको ग्रुप्स में रखते हैं और दिन में चंद मिनट के लिए लाएंगे जिसमें वो करवाएंगे एक्सपेरिमेंट, बाकी सारा दिन जो है वो उनको अपने ग्रुप्स में रहने देंगे ताकि वो अपने नेचुरल उसमें रहें। वजह यह है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका बिल्कुल डाटा जो है वो रिज़ल्ट डिफरेंट आते हैं, पैनिक मोड में होते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने छलांग लगाई स्विमिंग पूल में, आपको फेंक दिया गया और उसके बाद कहा गया कि देखें जी ये प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। ये बाकायदा चूहों पे किया भी गया, चूहे उनको स्विमिंग पूल में फेंक के
तो उनकी मेमोरी चेक करें कि ये इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। उस पैनिक मोड में वो हाथ पांव मारेंगे, इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो इतना तो कम से कम एक्सपेरिमेंटर्स को ज़हन में रखना चाहिए। बस ये जो आपने बात की उस पे होना वैसे लाइटर तो नोट। रिलैक्स्ड माहौल में रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, और जब प्रेडेटर का खतरा होता है तो रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। तो ये वो जो आपने बात की ना, उन्होंने बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट दिया है फिर थोड़े अरसे के लिए। तो मैं उस लिहाज से कोई अगर हायर इंटेलिजेंस है तो हमारी ख्वाहिश है कि वो आए हमें एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाए, लेकिन बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे, बस 2 घंटे काम करवाए। तो इसमें मेरे लिए भी क्लू है, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ होती हैं। 2 घंटे हो गए तो मैं या होने वाले हैं। तो और कोई सवाल है अगर ऑनलाइन तो करें, वरना फिर मेरा ख्याल है इसको नहीं, मेरा ख्याल है बहुत जामे गुफ्तगू थी और सारे एरियाज़ ही मुख्तसर ही सही लेकिन कवर हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इस मौजू में ज़ैली इतने मौज़ूआत निकल आते हैं और उसके ऊपर आप पहले गुफ्तगू कर भी चुके हैं। मिसाल के तौर पे लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई हमारे यहाँ, ज़ाहिर है वो भी कहीं ना कहीं इस मौजू के साथ मिल जाएगा। व्हाट डज़ मीनिंग मीन, इसके अलावा आपका एक लेक्चर हुआ था वेयर डज़ कॉन्शियसनेस कम फ्रॉम, और वॉलंटरी एक्शंस और फ्री विल वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों को अगर आज का ये लेक्चर जो है वो अगर उससे महजूज़ हुए तो मैं उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि वो द ब्लैक होल के वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपका नाम सर्च करें और जो इससे पहले दूसरे मौज़ूआत हो चुके हैं उनको भी सुन लें। तो फिर ये कि बहुत से डॉट्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कनेक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा लुत्फ़ आएगा उन्हें। हाँ, इसमें बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को भी करें कनेक्ट, क्योंकि उसका भी ताल्लुक बनता है इसके साथ। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आपकी 2-3 गुफ्तगू। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया। थैंक यू।